नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में बीजेपी को जितनी आशंका थी उतनी सीट नहीं मिली है। एनडीए ने भले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे काफ़ी दिक्कतों के साथ सरकार चलानी पड़ सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना कम इस बार सीटें मिली हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव में महज 9 सीटों पर ही उसे जीत नसीब हुई है। जो ये नतीजे आए हैं उसके बाद महाराष्ट्र में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सामने से अपने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही बात खत्म हो जाएगी? आने वाली राह महाराष्ट्र में किस तरह से रहेगी? किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति देश की राजनीति को बदलने का काम करेगा? इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशीष जादव सर, लोकमत मराठी के एडिटर हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और काफ़ी ओपनली अपनी राय रखते हैं। हम आशीष सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या स्थिति बनती जा रही है। सर, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो इस वक्त क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं ये बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगले 4 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं जी। और जिसमें बीजेपी जो आज 105 विधानसभा आमदार के साथ खड़ी है जी, उनके लिए क्या रखा है, क्योंकि जो महायुति करके महाराष्ट्र में है, जो एनडीए अलायंस है, उनके जो 2 पार्टनर्स हैं, उनके अभी विधानसभा में नंबर्स 205 से ज़्यादा है जी, लेकिन अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी, बीजेपी ने जिनको साथ में लिया, एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को, उनको बीजेपी से अच्छा परिणाम मिला है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से ज़्यादा हुआ है। जी, बीजेपी ने खुद 28 सीटें लड़ी थी इस बार महायुति में जी, उनको 9 सीटों पे जीत मिली है जी, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उनको 7 सीटें मिली है। तो जो स्ट्राइक रेट वाला जो मामला है जी, वो बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। तीसरा पार्टनर जो इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में है वो है अजित पवार जी, और जो महायुति में भी है। तो अजित पवार इनकी पार्टी को जो गेन मिला है वो एक ही सीट उनकी लगी है, वो भी उनके जो अभी के मौजूदा खासदार हैं वही चुन के आए हैं जी, और वो अपने बलबूते पे आए हैं। जी, रायगढ़ से वो चुन के आए हैं सुनील तटकरे। उन्होंने वहाँ पे लोकल फाइट उसको बनाया था। उनको ये पता था कि उनका टोपोग्राफिकल और जोग्राफिकल जो एरिया है रायगढ़ का वो उनके फेवर में आता है और यहाँ पे ना मोदी चलेंगे ना ठाकरे चलेंगे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन जो है वो अनंत गीते जो उनके राइवल कैंडिडेट थे और वो खुद सुनील तटकरे ऐसा वो उसको स्वरूप दिया था और उसमें वो जीत गए हैं। कहने का मोटा मोटी बात यह है कि जितने सीटें आपने लड़ी हैं जी, उससे बहुत कम आपको मिली है। इसके उल्टा जो हुआ था वो 2019 में हुआ था जी, कि जब शिवसेना और बीजेपी का प्रीपोल अलायंस था युति करके, और उन्होंने बीजेपी ने उसमें 25 सीटें लड़ी थी और 23 जीते थी जी, और वहाँ पे शिवसेना ने 23 सीटें पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उन्होंने 18 जीते थे। उनका जो स्ट्राइक रेट था दोनों का वो नंबर 1 नंबर 2 था और उनकी दोनों मिला के 42 सीट्स आई। नवनीत राणा जो चुनाव लड़ी तब राइवल कैंप में थी शरद पवार जी के, वो भी फिर एनडीए में शामिल हुई। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर हम देखें लोकसभा में तो 43 खासदार उनके थे और उसमें से अभी आप देखोगे तो महायुति को 25 जगह पे नुकसान हुआ है। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि कम से कम 20 होगा, तो वो 25 सीटों पे नुकसान हुआ है जी, और खुद को बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये सब अभी जैसे एनडीए की
जो नंबर्स आए हैं कि खुद बीजेपी मेजॉरिटी मार्क 272 के बहुत कम है, वो 240 तक ही जाते हैं और उनके एनडीए भले ही आगे जाती हो 295 तक 96 तक, लेकिन उसमें 28 सीटें ऐसी है जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है, वो दोनों मिला के, प्लस एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना आती है बाद में, उनके पास 7 सीटें हैं। ये तो कोई भी कहेगा कि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और उनकी सीटें ये बीजेपी की ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को दूसरा कोई चारा नहीं है कि रादर बीजेपी के साथ रहने के सिवा। प्रॉब्लम महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का है और वो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम सेंस किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। इसलिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र जी की हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है स्टेट के चंद्रशेखर बावनकुले, या फिर मुंबई प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के आशीष शेलार, इनकी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मेरी उनसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन में, मेरे लीडरशिप में महाराष्ट्र में ये चुनाव लड़ा गया और इसकी पूरी जिम्मेदारी हार की मैं अपने ऊपर लेता हूं। और मुझे ये अभी हमारे पार्टी आला कमान को ये कहना है, उनसे मैं विनती करता हूं कि मुझे, जो मैं यहाँ पे डिप्टी सीएम हूं, मुझे सरकार में से बाहर निकालिए, मुझे पार्टी के लिए अगला जो चुनाव है विधानसभा का उसके लिए काम करना है, तो मैं अनुमति मांगने जा रहा हूं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तभी देवेंद्र फडणवीस नागपुर में संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का जो थिंक टैंक है, उनसे संघ मुख्यालय नागपुर में बात कर रहे हैं, और उसके बाद में रात को वो दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ पे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इनसे बात कर रहे हैं। अब ये जो बात आई है कि महाराष्ट्र में हमें डैमेज कंट्रोल करना है, क्योंकि इतना डैमेज हुआ है कि अगर देखा जाए जितने सीटें आई हैं महाविकास आघाड़ी की या इंडिया अलायंस की, वो आए हैं 31 सीट्स, 31 सीट्स। ये 31 सीट्स में कांग्रेस 13 है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 है, और शरद पवार जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, इस उम्र में शरद पवार जी ने वापस अपने पार्टी को खड़ा किया और 8 एमपी उन्होंने चुन के लाए हैं, और एक जो विशाल पाटिल इंडिपेंडेंट आया वो भी कांग्रेस का ही है, महाविकास आघाड़ी का ही है। तो इस तरह से 31 सीट्स ये महाविकास आघाड़ी की आई है। अब 31 into 6 यानी एक विधानसभा, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वैसा अगर देखा जाए तो अभी सीधा सीधा ये गणित है कि अगली विधानसभा की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, कि जो अगले 4 महीने के बाद इलेक्शंस है, और यही गुडविल, यही टेम्पो, यही नैरेटिव, यही परसेप्शन अगर कंटिन्यू रहता है तो 180 सीटें ये 170 से 180 सीटें महाराष्ट्र में विधानसभा में महाविकास आघाड़ी को यानी इंडिया अलायंस को मिल सकती है, जहां की जो मैजिक फिगर है महाराष्ट्र की विधानसभा की वो है 144। तो 144 जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा सीटें अभी लोकसभा का जो रुझान या चुनाव जो भी हुआ है, जो नतीजे आए हैं, उससे अगर अनुमान लगाएं तो अगली गवर्नमेंट महाराष्ट्र में ये इंडिया अलायंस की बनती है। और फिर बीजेपी ने इतना जो कमाया था 2014 में, 2019 में, अभी तक वो अपोजिशन में रह के भी 2 साल पहले तक के ड्राइविंग सीट पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके थे। तो ये सब गुडविल और ये एडवांटेज ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गंवाया है, इसलिए बहुत बड़ा हड़कंप ये बीजेपी के कैंप में हुआ है। जी सर, एक चीज़ अगर नेशनल लेवल के मुद्दे अगर हम बात करें तो इस चुनाव को महाराष्ट्र में जो मुद्दा बनाया गया था ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी का मुद्दा बनाकर देखा गया। इसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा भी महाराष्ट्र में काफ़ी एग्रेसिवली इस्तेमाल किया गया। फिर आरक्षण हो या फिर संविधान बदलने वाली जो चर्चा थी, वो सारी चीज़ें इस चुनाव में हमें देखने मिली। तो ये जो चीज़ें हुई हैं महाराष्ट्र में, मीरा रोड का जिस तरह से मामला हुआ था, हिंदुत्व को काफ़ी एग्रेसिवली बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया। फिर हमेशा से ही मोदी के चेहरे को यहाँ पर स्टेट लीडरशिप से ज़्यादा बड़ा बनाया गया। तो इन सब चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है? अगर लोकल मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता, लोकल लीडर्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता, तो बीजेपी को फ़ायदा होता।
आपने बहुत बड़ी बात कही है कि मोदी जी को ब्रांड बना के, चेहरा बना के इंडिया अलायंस ने, महायुति ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जी मोदी जी ने यहाँ पे 17 रैलियां की। जी जहां जहां मोदी जी रैली करने गए, वो 17 में से सिर्फ 3 जगह पे जीत मिली है जी। महायुति को या बीजेपी को, जी यानी 14 जगह पे हार मिली है। डिस्पाइट मोदी जी की रैली या रोड शो हो, जी वहां पे हार मिली है। मुंबई में मोदी जी ने रोड शो किया था, फिर भी जो नॉर्थ ईस्ट मुंबई की जगह है, जी वहां पे मिहिर कोटेचा हार हार गए गए। बीजेपी के। तो कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र जो है, हम पहले से कह रहे हैं कि शिव फुले शाहू आम्बेडकर ये थिंकिंग में बड़ा हुआ, पला हुआ महाराष्ट्र जो है, ये आप ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र को आप सेकेंडरी स्टेटस देके महाराष्ट्र फर्स्ट जो मराठी अस्मिता है जी कि हमें हमारा स्टेट आगे चाहिए, जी। हमें हमारा स्टेट सेंट्रल लीडरशिप से झगड़ा हुआ देखना है। जी। हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में हैं, वो केंद्र सरकार से या केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से महाराष्ट्र के हक के लिए, महाराष्ट्र के हित में लड़ते हुए देखना है। ये चीजें जी लास्ट 2 ईयर में मिसिंग थी। जी एकनाथ शिंदे जी जो सीएम है, या दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार हो, ये मोदी जी के सरकार के सामने झुक गए। महाराष्ट्र का जो इंटरेस्ट था वो सरेंडर हुआ, ऐसा पाया गया। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट गुजरात चला गया, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस उसके हेडक्वार्टर्स गुजरात में ले गए। तो ये सब महाराष्ट्र ने देखा है। दूसरी बात, और मैं ये बीजेपी के लीडर को भी कहना चाहूँगा, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये बात कही थी, वो ये थी कि संविधान हटाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। इसका एक फॉल्स नैरेटिव जी ये अपोजिशन की तरफ से खड़ा किया गया और उसके कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। जी या मराठा आरक्षण को लेके हम ये बताने में कम गिर गए कि मराठा आरक्षण हम ही ने लागू किया, उल्टा उसका एंटी प्रोपोगंडा बीजेपी के खिलाफ ज्यादा हुआ। मेरा मानना यह है कि देखिए, संविधान बदलेगा, संविधान बचाओ, ये जो नैरेटिव था जी ये फ्रॉम द पीपल आया था। वो क्यों आया था? जबकि 400 पार का नारा आपने दिया, जी बीजेपी को अलोन 370 सीटों का नारा आपने दिया, और वो कहाँ से दिया? वो आपने लोकसभा या संसद से दिया। जी उसके बाद बीजेपी की आईटी सेल है, अमित मालवीय जैसे आईटी सेल के हेड है, इन्होंने वहाँ पे एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया में, और फिर बीजेपी के कुछ इंथुजियास्टिक लीडर्स है, आनंद कुमार हेगड़े जैसे, इन्होंने ये बात पब्लिक में कहना शुरू कर दी। जी कुछ स्पोक्स पर्सन ने भी करना शुरू कर दी, यस अब की बार 400 पार। यहाँ तक के छोड़ दो, बीजेपी का जो ऑफिशियल पॉम्पलेट बटे फर्स्ट राउंड में, इवन इन द महाराष्ट्र आल्सो, और देश भर में, उसमें ही लिखा था अब की बार 400 बार। जी तो ये जो बात हुई है ना, तो इससे ये जो परसेप्शन नैरेटिव में चेंज हो गया, यस इन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए, इन्हें इतना मैंडेट क्यों चाहिए, तो इनको संविधान बदलना है। तो इसको पैसिव करने में, जी इसके ऊपर एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देने में, काउंटर करने में बीजेपी के नेता कम गिर गए। बात यहाँ तक नहीं है, बात यहाँ महाराष्ट्र में ये है कि यहाँ पे महंगाई, यहाँ पे बेरोजगारी। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है देश में कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर हम एरिया की बात करें तो उसका जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा रेशो निकलता है अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का। जी महाराष्ट्र में 45% अर्बनाइजेशन है। मीन्स जो रूरल व्यवस्था है वो धीरे धीरे अर्बनाइज हो रही है। रूरल एरिया में अब सिर्फ फार्मर्स लोग हैं, उनके बच्चे वो आइदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे, तहसील प्लेसेस पे, या फिर मुंबई, पुणे हो, औरंगाबाद, नासिक, यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ने के बाद एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और उन्होंने जो एलिजिबिलिटी कमाई है, जो एजुकेशन लिया है, जो डिग्री ली है, उस हिसाब से उन्हें रोजगार चाहिए। ये बात महाराष्ट्र में पेपर लीक हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं,
या सिलेक्शन होने के बाद भी नौकरियों में महाराष्ट्र सरकार की तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिली हो, तो ये मसला बहुत आगे बढ़ा। महंगाई के बारे में भी ये हुआ कि महाराष्ट्र का जैसे महिलाओं के किचन बजट बढ़ गए, उसके ऊपर ये बात बतानी चाहिए, तो बीजेपी ने उल्टा कर दिया। जी बीजेपी हो, महायुति के नेता हो, ये कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा है, जी। कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहा है। आज आके राम मंदिर, हिंदुत्व और महाराष्ट्र के खिलाफ बातें हो रही है। महाराष्ट्र के लोग इनसे ये सुनना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितना रोजगार आएगा, यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री आएंगी, जो इंडस्ट्री लेके गए हमारे आंखों के सामने उनको वापस लाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। और इसका कुलमिनेटिंग इफेक्ट जो हुआ है कि यहाँ पे एक सिविल सोसाइटी भी बहुत जमखम के, किसी ने आगे आके तो किसी ने हिडन लेवल पे काम किया कि नहीं यार, दिस इज नॉट महाराष्ट्र। पहले हमारा महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म्स वेस्ट बंगाल के साथ साथ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुए। जी महाराष्ट्र में जो हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिवनेस महाराष्ट्र में ज्यादा है। अगर देश जब से स्वतंत्र हुआ उसके पहले से महाराष्ट्र में विधान परिषद थी, यानी लेजिस्लेचर था। जी जितने भी बड़े कायदे आज देश में हुए हैं वो पहले महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हुए हैं। जी तो ये सब चीजें देने वाला महाराष्ट्र को आप महाराष्ट्र फर्स्ट की बजाय महाराष्ट्र को सेकेंडरी रख रहे हो, तो ये जो बात है ये महाराष्ट्र के घर घर में फैल गई है कि अगर ऐसा ही रहा कि महाराष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये अगर मोदी शाह और फिर उसमें गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र ये भी बात चली, फिर उसमें मुंबई में हमने देखा गुजराती विरुद्ध मराठी ये भी बात चली, तो इससे एक कॉमन सेंटिमेंट्स ऐसा बढ़ा कि यस, आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बदल रहे हो और दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो, और तीसरी तरफ महाराष्ट्र को क्या चाहिए इसकी कोई सोच आप नहीं रख रहे हो। जी। आप हमें यू आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, ये जो भावना है कि हमें आप गृहित धर रहे हो, हम आप हल्के में ले रहे हो, ये जो बात है ये मराठी लोगों में खास कर गई है। और दूसरी बात जो आपने कही कि महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम जी पोलराइजेशन कभी नहीं होता, कभी हुआ होगा, बहुत कम हुआ होगा। इस चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की बात दो जगह पे ज्यादा चली। एक अमरावती जहां पे नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से खड़ी थी, उनकी डिफीट हुई है, वो हार गई है। और दूसरी जगह थी वो सोलापुर, वहां पे राम सातपुते वर्सेस प्रणीति शिंदे, वहां पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की बात बीजेपी की तरफ से हुई, वो भी सीट बीजेपी ने हारी है। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके ओबीसी और हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन टुवर्ड्स बीजेपी करने का वो काम था, वो हुआ नहीं। जो अमरावती में भी नहीं हुआ, जो सोलापुर में भी नहीं हुआ। तो इस कारण महाराष्ट्र में क्या चला है, जी महाराष्ट्र में जो कास्ट पोलराइजेशन है वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। खासकर वो कास्ट पोलराइजेशन हमने देखा, वो देखा मराठवाड़ा में, जी हमने वो देखा विदर्भ में। जैसे कि विदर्भ में डीएम के फैक्टर बहुत चला, और उसी के कारण पहले फेज में जो 5 सीटें थी उसमें सिर्फ नितिन गडकरी जी की सीट बीजेपी चुन के ला पाई, बाकी चारों सीट कांग्रेस ने जीती है। सेकंड फेज में भी वही हुआ, वापस वहां पे डीएमएमके चला, मींस डीएमके मींस दलित मुस्लिम कुणबी जो ओबीसीज में आते हैं, वो फर्स्ट फेज में ज़्यादा चले, सेकंड फेज में चले, और सेकंड फेज से ही फिर बात आगे जो बढ़ी वो दलित मुस्लिम मराठा कुणबी ऐसी चली। मराठा एमपीज इस बार 26 चुने आए जी। मैं तो 27 बोलूंगा, क्योंकि अमर काळे जो वर्धा के हैं वो भी कुणबी मराठे में ही आते हैं। तो 26-27 मराठा एमपीज जो चुन के आए हैं उसमें से ज़्यादातर एमपीज ये महाविकास आघाड़ी के हैं। तो ये जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था जी। वो भी एक बहुत मायने रखने वाला मुद्दा था, और ये सभी में स्ट्रैटेजी ये फंस गई है। और सबसे बड़ी बात, और ये बीजेपी की आला कमान अगर सुन रही होगी तो उन्होंने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी को यहाँ पे 17 रैलीज करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? आपने जो महाराष्ट्र की जो लीडरशिप थी, देवेंद्र फडणवीस हो
चंद्रशेखर बावनकुळे हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, ये चारों लोग फेल हो गए। ये चारों लोग अपनी बात अपने अलायंस के लिए लोगों के सामने रखने में फेल हो गए और इसके कारण ये बहुत बड़ा डैमेज बीजेपी को सिर्फ अपनी कमान ऊंची करने के चक्कर में दो पार्टियां जो फोड़ी है और ये लोगों को अच्छा नहीं लगा कि आपने दो मराठी लोगों ने सेटअप की हुई पार्टी आपने एक दिन में तोड़ दिया और जो ओरिजिनल पार्टी है जिसने रिवोल्ट किया जिसने पार्टी तोड़ी उसको दे दिया। जी जो इलेक्शन कमीशन का रोल था उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा एक जनमत बना कि इन्होंने जिन्होंने पार्टी स्थापित की उनसे पार्टी छीन के इनको दी है, इनका सिंबल उनसे छीन के इनको दिया है। तो ये भी एक लोगों में बहुत निगेटिव सेंटिमेंट्स इसके कारण भी गए और इसका ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ कि बीजेपी को बहुत डैमेज हुआ है। जी 3 साल पहले जो कुछ हुआ उसको महाराष्ट्र ने अच्छी तरीके से देखा और बड़े पैमाने पर लोग इन सारी चीज़ों से नाराज़ भी हुए थे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे को अपना आवाज़ छोड़ना पड़ा था उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरह का सेंटिमेंट था, किस तरह से लोग जो है रो रहे थे, ऐसे सारे विजुअल्स भी सामने आए थे। लेकिन सर महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे या शरद पवार को तोड़ने या कमज़ोर करने की बात नहीं हुई, लेकिन संजय राउत ने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त था जब नितिन गडकरी को भी कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी। तो नितिन गडकरी फैक्टर ये महाराष्ट्र की राजनीति में आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, अभी जो जिस तरह के हालात बने हैं, और ख़ास तौर पर केंद्रीय जो राजनीति है उसमें किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अब ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जो है वो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, अब वो अपनी बार्गेनिंग पावर दिखा सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर मुझे लगता है कि उन्हें आगे नहीं देखना चाहिए। उनके पावर्स को दबाया गया, इस तरह की चीज़ें और इस तरह की खबरें हमेशा से ही आती रही हैं पिछले 10 सालों में। सोनी जी, मैंने एक 10 दिन पहले इसका एक एनालिसिस किया था जो काफ़ी चर्चा में आया है। मैं खुद नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू लेने नागपुर भी गया था और मैंने वहाँ पे ये बात सेंस की। जी देखिए, नितिन गडकरी को मैं खुद उनको राजनीति की पत्रकारिता में 20 साल से ऊपर फॉलो कर रहा हूँ। जब वो विधान परिषद के अपोजिशन लीडर थे तब से, महाराष्ट्र में मंत्री थे उसके पहले, और नितिन गडकरी के बारे में उनके अपोनेंट्स भी ये बात कहेंगे कि ही इज़ अ मैन ऑन मिशन। जी वो जो भी मिशन हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। जैसे कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हो, मुंबई में जो 52 फ्लाईओवर्स बने हैं वो नितिन गडकरी ने 3 साल में पूरे किए। उनके मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे 3 साल में पूरा किया और उनका काम ये बोलता है। जी जैसे कि हमने लास्ट 10 ईयर्स में भी देखा एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आज नेशनल हाईवेज देश के जी कोई भी उनका अपोनेंट वो नितिन गडकरी जी को बोलेगा कि यार इन्होंने करके दिखाया। जी आज पार्टी में हालत क्या है नितिन गडकरी जी? आज अगर बीजेपी की कोई बड़ी मीटिंग या फिर कोई बड़ी रैली जैसे कि परसों हुई थी रिजल्ट के बाद, वहां पे आपको स्टेज पे नितिन गडकरी जी नहीं दिखे। जी जैसे कि पार्टी की बड़ी मीटिंग जैसे कि कल एनडीए के पार्टनर्स की हुई, वहां पे नितिन गडकरी नहीं दिखे, बल्कि नितिन गडकरी ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी तो नितिन गडकरी ये संघ का प्रोडक्ट है, ये नागपुर आरएसएस का प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से आज आप नितिन गडकरी को कहाँ खड़ा पाते हैं? आज आप नितिन गडकरी को खड़ा पाते हैं कि संघ का मुख्यालय जो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के वो अभी 3rd टाइम एमपी चुन के आए हैं जी और 2 टर्म वो एक बड़े मंत्री के तौर पे, उनके भले ही पावर्स विद इन पार्टी या गवर्नमेंट कम किए गए हों, लेकिन उनके पास उनका पोर्टफोलियो था। जी कहने का मतलब ये है कि मैं जब नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू करने गया तो मैंने ये पाया कि नितिन गडकरी को ये पता चल गया है कि उनका लीड जो बढ़ाने की सोच रहे थे, पार्टी में से ही कोई उनका लीड कम करने की सोच रहा है। जी इतना ही नहीं कि नितिन गडकरी चुन के आए ना आए, इस तरह की कुछ गतिविधियां हुई। जैसे कि
यहाँ से अगला एमपी आपको कौन चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई। और वो कमेटी जब नागपुर गई तो नागपुर की जो बीजेपी की पूरी पदाधिकारी लोग थे, उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो आप? जी 2 टर्म यहाँ के एमपी है, आज इतना बड़ा काम देश में कर रहे हो और उनके लिए आप मीटिंग रख रहे हो कि उनको टिकट देना चाहिए नहीं, या कोई है? जी। कोई नहीं आएगा नितिन गडकरी जी के सिवा। जी और फिर ये कहने के बाद उनको टिकट मिला। उनका पहले लिस्ट में नहीं नाम, दूसरे लिस्ट में नाम नहीं, फिर बाद में उनका आया और उनको लेट वो उन्होंने अपने प्रचार के लिए फिर शुरुआत की। जी और वो करते समय उन्हें वो ध्यान में आया, अभी भी उनका जो चुनाव वो चुन के आए और जहां जहां से उनको लीड मिली है, देवेंद्र फडणवीस जी के दक्षिण पश्चिम नागपुर से ज्यादा लीड नहीं मिली है जितनी नितिन गडकरी जी के आमदार जो है, एमएलए जो है कृष्णा खोपड़े, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में से आई है। जी तो ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दूसरी बात, नागपुर में इस बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी किसी ने भी रैली नहीं की, जी ना उद्धव ठाकरे ने रैली की। क्यों नहीं की? राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे हो और उनकी शिवसेना हो या महाविकास आघाड़ी हो, जी इंडिया अलायंस हो, इन्होंने ये चाहा कि नितिन गडकरी शुड बी इन लोकसभा, जी वो वापस लोकसभा में चुन के आने चाहिए। अगर मोदी शाह इनके लिए पोटेंशियल कोई खड़ा हो सकता है बीजेपी में, तो वो है नितिन गडकरी। वो राजनाथ सिंह नहीं है, वो दूसरे कोई नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा उल्टा बात करता हूँ जी कि नितिन गडकरी चुन के आने चाहिए, इसलिए राहुल गांधी ने रैली नहीं की, प्रियंका गांधी की नहीं हुई, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं की, नितिन गडकरी चुन के आ गए। जी अब जबकि मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, किसके बलबूते बनने जा रहे हैं? जी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश। जेडीयू नीतीश कुमार के बलबूते। अब ये जो 2 पार्टनर है, जिन्हें मैं पलटी कुमार और पलटी बाबू कहता हूं, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने पलटियां खाई है, तो ये कब क्या करेंगे बोल नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में कि जो सबसे स्ट्रांग पीएम इंडिया का रहा है 2 साल, मैंडेट नंबर्स लेके, तो वही नरेंद्र मोदी अब वीक पीएम करके ये दोनों के भरोसे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के भरोसे रहेंगे क्या? अगर कल जाके एनडीए में कुछ ऐसी बात होती है कि जहां पे एक ट्रबल शूटर चाहिए, जी क्योंकि देखिए 2014 में गवर्नमेंट में अमित शाह नहीं थे, जी 2019 में गवर्नमेंट में अमित शाह आए जी। और अब 2024 में पार्टी को नुकसान हुआ है, इंडिया एनडीए अलायंस को नुकसान हुआ है। तो अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी या मोदी शाह, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा बीजेपी में या गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ आरएसएस कह सकती है। जी आरएसएस का ये पूरा प्लान रहेगा कि मोदी शाह जी के बीच में नितिन गडकरी आए, जी या फिर मोदी जी के साथ में नितिन गडकरी रहे, अमित शाह बाजू में हो। जी क्योंकि उसके सिवा ये जो गठजोड़ की राजनीति जो है, जी गठबंधन वाली बात, वैसी सरकार, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये भले ही हम लोग कह रहे हैं मीडिया मोदी 3.0, जी मोदी गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नमेंट रहेगी एनडीए की, ये गवर्नमेंट रहेगी मिलीजुली सरकार। जी। और ये मिलीजुली सरकार में नितिन गडकरी एक ऐसे ट्रबल शूटर हो सकते हैं कि जो अच्छा गवर्नेंस भी एज अ मिनिस्टर देंगे और पार्टी के लिए भी जो काम अरुण जेटली करते थे, जी वो काम, या जो काम पहले वाजपेयी आडवाणी इरा में प्रमोद महाजन जी करते थे, जी। वो काम अभी नितिन गडकरी कर सकते हैं। अगर नितिन गडकरी जी ये काम करेंगे, जी। तो मोदी जी ये चाहेंगे कि नितिन गडकरी जी को कुछ उनके पावर्स बढ़ा के, उनको सेंटर में लाके, उनका ओहदा बढ़ा के, उनका सम्मान करते हुए उनको ले, या फिर ये भी बात हो सकती है जी कि अगर एनडीए के पार्टनर्स, इन्होंने ये बात चलाई, जैसे कि आज एनडीए के पार्टनर्स, ऐसा नहीं बोलूंगा उनका कितना वहां पे रोल है मुझे पता नहीं, पप्पू यादव बिहार के, उन्होंने बोला कि मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए की सरकार नहीं चल सकती, इसके लिए नितिन गडकरी चाहिए, उनका फेस आगे करो। अब उन्होंने बात तो चला दी है जी लेकिन मोदी शाह तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और होने नहीं देंगे। लेकिन एक वीक गवर्नमेंट चलाना है तो आपके साथ एक ऐसा कूल हेडेड आदमी चाहिए कि जो काम करके दिखाता है, तो वो है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी को आपको साथ में रखना पड़ेगा। सरकार भले ही 5 साल चलानी हो तो नितिन गडकरी जी से आपको सलाह लेके उनको आगे करके आपको जितने भी रोड़े आएंगे वो मिटाने पड़ेंगे। या ऐसा भी हो सकता है, बोल नहीं सकते, कि मोदी जी को ये लगे कि अमित शाह जी बाजू जा रहे हैं, नितिन गडकरी को आगे लाया जा रहा है संघ की तरफ से, तो मैं क्यों सरकार बनाऊं और मैं वीक पीएम क्यों बनूं। जी उससे अच्छा जाने दो जिसको जाना है, बनाने दो उनको सरकार। जो हमने एमपी में किया, मध्य प्रदेश में, जो महाराष्ट्र में किया, जो कर्नाटक में हमने किया, वैसा ही कुछ करेंगे। सरकार बनाने दो इनको और फिर बाद में हम देखेंगे, हम वापस अपने बलबूते पे आएंगे। मिड टर्म पोल्स होंगी या उसके भी ज़्यादा कोई पार्टियां फूटेंगी, हमारे तरफ वो लोग आएंगे, हम वैसी जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो है कि मोदी जी 3rd टाइम पीएमशिप की ओथ लेने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, और उसमें नितिन गडकरी जी का ओहदा बहुत बड़ा रहेगा। संघ ये चाहेगा कि नितिन गडकरी ये मोदी जी के साथ रहे, नितिन गडकरी ये मोदी और शाह जी के बीच में रहे। जी नितिन गडकरी एनडीए के साथ जो कन्वेयर की बात आएगी एनडीए में, वो नितिन गडकरी करें, उनको आगे रखे। तो ये बहुत बड़े आसार अभी नितिन गडकरी के बारे में दिख रहे हैं और इसीलिए ही इज इन नो हरी। वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, वो अपने नागपुर में बैठे हैं, अगर आप बुलाते हो तो हम आते हैं, इस तरह से उनका भी व्यवहार चल रहा है। कहीं भी वो अपने आप को आगे नहीं ला रहे। उनको पता है कि उनके पीछे संघ है और संघ उनको आगे दिल्ली में लाएगा। जी चंद्रबाबू नायडू ने भी 2 दिन पहले ये सब बातें सामने आई थी कि वो नहीं चाहते कि कैबिनेट में अमित शाह रहें, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्हें जेल भेजा गया था, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई हैं। तो कैबिनेट में तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिलेंगे और बॉडी लैंग्वेज भी नरेंद्र मोदी की भी चेंज हो चुकी है। जो पहले नरेंद्र मोदी ग्रीन जैकेट आ गया था जी, एक्चुअली एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है कि ये ऑफिशियल रिटायरमेंट ड्रेस तो नहीं है, क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी का रिटायरमेंट वाला टाइम था तो उन्होंने भी इस तरह का जैकेट कोई पहना था। संकेत तो नहीं दिए। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही है सर। लेकिन एक चीज़ महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा हल्ला होती है, वो होती है राज ठाकरे के नाम को लेकर। इस चुनाव में राज ठाकरे का तो बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया। जिस जगह पर हम बैठे हैं ये वर्ली का इलाका है, साउथ बॉम्बे की सीट में आता है। यहाँ पर कई सारे जो बीजेपी से जुड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो मुझे ये कह रहे थे कि यार आप कुछ भी कर लो लेकिन वर्ली में राज ठाकरे का फैक्टर दिखेगा। आदित्य ठाकरे यहाँ से एमपी होने के बावजूद जो अरविंद सावंत हैं उनको वोट नहीं मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि राज ठाकरे का फैक्टर चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन राज ठाकरे का फैक्टर यहाँ पर नहीं चला। ओवरऑल महाराष्ट्र की अगर स्थिति अगर देख लें तो राज ठाकरे पिछले कई सालों से राजनीति में अपना जो भविष्य है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चुनाव में तो वो काफ़ी अच्छा करके आए थे, लेकिन उसके बाद से नंबर्स कम हो रहे हैं। राज ठाकरे को अपने साथ लेना, राज ठाकरे को अपने साथ मंच पर बैठाना, शिवाजी पार्क में रैली करना, ये भाजपा के लिए कितना नुकसान हुआ? खास तौर पर मैं मुंबई की अगर बात करूं तो ये आपने बहुत सही बात की। देखिए, जो शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, लास्ट वाली रैली, जिसमें राज ठाकरे जी डिस्पाइट ऑल द प्रोटोकॉल्स उन्होंने मोदी जी के पहले भाषण किया जी, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट था कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार के बाद में मोदी जी के पहले जी, राज ठाकरे भाषण करने आए। ये बात क्यों हुई थी? ये बात इसलिए हुई थी कि बीजेपी को सर्वेस के थ्रू ये ध्यान में आया था कि मुंबई की जो 6 सीटें हैं वहाँ पे मामू फैक्टर चलेगा जी, मराठी और मुस्लिम कॉम्बिनेशन की जो वोट है वो एक गट्ठा उद्धव ठाकरे के थ्रू इंडिया अलायंस को जाएगी और वो दिखा है जी, वो दिखा है। जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मुंबई में
जी कि जहाँ पे मोदी जी की रैली हुई थी, जी वहाँ पे हमने ये देखा कि मुस्लिम वोट्स 70% हुआ है। जी और वहाँ पे मराठी वोट और मुस्लिम वोटों ने जो नॉर्थ इंडियन वोट्स हैं या गुजराती वोट्स हैं, इनसे ज़्यादा वोटिंग वो हुआ है। तो उसके कारण उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट संजय दीना पाटिल ये चुन के आए। जी सेम थिंग हैपेंड इन जैसे सेंट्रल नॉर्थ में हुआ है, जहाँ पे एडवोकेट उज्जवल निकम हार गए हैं जी और वर्षा गायकवाड़ जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है उसमें, वो चुन के आए हैं। कहने का ये मतलब है कि मुस्लिम वोट अभी इस बार उद्धव ठाकरे के साथ जा रहा है, उद्धव ठाकरे के थ्रू इंडिया अलायंस को जा रहा है। मराठी वोट सिंपैथी वोट के तौर पे उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है। फॉरगेट वो जो सीट हार चुके हैं नॉर्थ वेस्ट की, जी जहाँ पे अमोल कीर्तिकर पहले जीत गए ऐसा बोला गया, काफी फिर बाद क्लोज में मुकाबला रहा वो। या 48 वोट्स से पोस्टल बैलेट्स के थ्रू रविंद्र वायकर इनको जिताया गया या जीत गए हैं, जो भी है जी अभी वो मामला चल रहा है, लेकिन वो जीत गए हैं। वो सीट के ऊपर अगर आप वोट शेयर भी देखेंगे तो उद्धव ठाकरे ये कल के नतीजे के बाद मुंबई महापालिका चुनाव जीत चुके हैं। जी अगर वोट शेयर हम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो ये चुनाव में दिखे हैं उसके बलबूते अगर देखें तो मुंबई की जो महापालिका है वो वापस उद्धव ठाकरे के शिवसेना के तरफ जा सकती है। वो इलेक्शन में उनकी जीत एक तरफा रहेगी, ये दिख रहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट में आप मनसे को देखिए, मनसे के पास पार्टी केडर नहीं है, जी मनसे के पास वो पार्टी वर्कर्स नहीं है कि जो पार्टी को जीत दिला सके। मनसे के पास खुद के बलबूते पे कुछ करने लायक बचा नहीं है। मनसे के पास क्या है? तो मनसे के पास ठाकरे ब्रांड है जी और मुंबई में हमारे पास ठाकरे ब्रांड चाहिए, इसलिए मोदी जी हो या बीजेपी हो वो राज ठाकरे को साथ में लाए, क्योंकि हमारे पास जी। मराठी लोगों को दिखाने के लिए, मुंबई को दिखाने के लिए एक ठाकरे है, बाला साहेब की लेगेसी। यस, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की लेगेसी रखते हैं। जी बात वो नहीं है एक ठाकरे साथ में लेने की, जी जो ठाकरे को आप साथ में ले रहे हैं जी उनकी इमेज, उनकी पर्सोना आज मराठी लोगों में, मुंबई के लोगों में क्या है। जी आप जहाँ पे मुंबई में मराठी वोट एक 37% वगैरह है और यहाँ पे फिर नॉर्थ इंडियन वोट है, गुजराती राजस्थानी वोट है, मुस्लिम वोट है, इसमें राज ठाकरे कहाँ है, इसमें राज ठाकरे कहाँ नहीं है। आप अगर पर प्रांतियों के खिलाफ कोई मुहिम चला के उनको यहाँ पे मारते हो, भले ही अभी उसमें सुधार आया है, ऐसा कोई उन्होंने संगठन ऐसा एजिटेशन भी नहीं किया जी। कि जो बाहर के जो लोग हैं जो यहाँ मुंबई में रोजी रोटी के लिए आए हैं। सोनी जी, मैं इतने लोगों से मिला हूँ जी महाराष्ट्र में, मुंबई हो या नागपुर हो, यहाँ पे 5-5 पीढ़ियाँ लोग उत्तर प्रदेश में से आके यहाँ बसे हुए हैं। जी मेरे इतने दोस्त है कि उनके पिताजियों का जन्म जी जो 60s में हुआ है जी वो मुंबई में हुआ है, यानी वो तो यहाँ के डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट के मराठी लोग हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने 2004 में एक कैंपेन चलाया था, मी मुंबईकर। मी मुंबईकर में सिर्फ मराठी आदमी नहीं था, जी मुंबई में आके 15 साल के ऊपर जिनको हो गए, 10 साल के ऊपर जिनको हो गए, वो हर एक लोग जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो मी मुंबईकर। आज मुंबई की टैक्सी चालक जो है जी उसमें से मोर देन 60% ऑफ द टैक्सी ड्राइवर्स ये उत्तर प्रदेश बिहार से हैं, जी जिनके लिए मुंबई ये कर्मभूमि है। जी और मैं हमेशा कहता हूँ मुंबई में मेरे जैसे लोग जो मुंबई से बाहर से है ना, विद इन महाराष्ट्र से भी आए होंगे, आज यहाँ पे 30 साल होने जा रहे हैं। जी मैंने मुंबई में जितनी रोजी रोटी कमाई, जितना नाम कमाया, उतना मेरे इलाके में मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए मैं मुंबई में आया। मेरे जैसे कितने लोग आए और मुंबई ने कभी किसी को निराश नहीं किया। जी यहाँ आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। जितना आए वो सबको अपने अंदर समा लिया है, वो सबको एक अपॉर्चुनिटी दी लाइफ बनाने की, वो मुंबई है। और उसमें सिर्फ मराठी मानुस नहीं है, उसमें जितने भी मुंबई कर है वो सब लोग हैं।
तो इसमें आज उद्धव ठाकरे जी की जो इमेज है वो बहुत बड़ी है। अगर ये मेरा स्टेटमेंट बोल्ड होगा तो होगा। ये मुंबई के वोटिंग में ये भी दिखा है जी कि जो गरीब नॉर्थ इंडियन है, जी गरीब उत्तर भारतीय है, जी उसका भी ज्यादा वोट जी ये इंडिया अलायंस को वाया उद्धव ठाकरे मिला है, क्योंकि वो जो सिंपैथी वोट जी। है उसमें वो भी आ गया। तो इस कारण आप हिंदुत्व का एजेंडा करके मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, इनको आप लेबोरेटरी नहीं बना सकते हो। जी एक दूसरी बात, राज ठाकरे एज अ ठाकरे ब्रांड करके आप ले रहे हो, तो वो ठाकरे ब्रांड है क्या? उनकी उतनी ताकत है क्या? या उनको साथ लेने से जो मराठी वोट है वो आपका टूट रहा है क्या? ये अभी बीजेपी को तय करना है। जी बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी को ये तय करना है। और तीसरी बात, राज ठाकरे जी को खुद को ये तय करना है जी कि उनकी मनसे की जो पार्टी है वो उनका इंजन अकेला, वो भले ही कोई भी डायरेक्शन में जाए, जी अकेला चला तो ही लोग उनको मानते हैं। अगर वो कमल के साथ जाएंगे तो उनके साथ लोग नहीं आएंगे। वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके मराठी एजेंडा छोड़ देंगे तो महाराष्ट्र की जनता उनको नहीं मानेगी। सब तरह से मिला जुला के कितना भी कुछ भी करो, बीजेपी माइनस में जा रही है, बीजेपी डेफिसिट में जा रही है। बीजेपी का जो थिंक टैंक है उनको महाराष्ट्र के बारे में बहुत कुछ ऑपरेशंस करने की जरूरत है। और वो ऑपरेशन जो है वो अपोजिशन के खेमे में नहीं करना है, जी। वो करके वो सब बुमरैंग हो गया है और उसी के कारण ये नतीजा है। जी जो भी ऑपरेशन, जो भी डैमेज कंट्रोल, जो भी कोर्स करेक्शन, पोस्ट करेक्शन करना है बीजेपी को, वो अपने बलबूते पे, अपने हिसाब से, अपने पार्टी वर्कर्स से, अपने लॉयल वोटर्स को साथ में लेके उनको जो चाहिए वो करना है। अभी क्या हुआ है, आपने एकनाथ शिंदे जी को साथ में लिया, आपने अजित पवार जी को साथ में लिया, खासकर अजित पवार जी को साथ में लिया। बीजेपी का जो लॉयल वर्कर है, जी जो लॉयल वोटर है, वो क्या कहने लगा, अरे जिनके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप किए उनको ही साथ में ले लिए, जिनके खिलाफ आप लड़के सत्ता में आए थे उनको ही आपने साथ में ले लिए। तो उसका एक निगेटिव परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ बढ़ गया और उसका खामियाजा यहाँ पे मिला है। अभी बीजेपी को और देवेंद्र फडणवीस जो नाराज हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के कितना चलाओगे भाई, ये सब जितना भी था वो मैंने मेरे सर पे ले लिया है, लेकिन पार्टी का सोचो। अभी पार्टी के लिए हमने क्या करना है, तो हमने पार्टी के लिए जो करना है कि जो पार्टी का नारा है, जो स्लोगन है, नेशन फर्स्ट देन पार्टी और आखिर में मी जी तो वो हमें करना है। अभी क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं अपोजिशन को तोड़ के उनके लोग लेके हमारे जो लॉयल लोग हैं उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैंने तो एक बात यहां तक की कही थी सौरभ जी कि बीजेपी में एक मुहिम चलेगी कि जो लॉयलिस्ट है वो बोलेंगे कि हमारे लिए कोई रिजर्व कोटा रखो यार, ये बाहर से लोग आके इनको ही आप सब दिए जा रहे हो, हमने करना क्या। जी तो ये भी एक आया था कि 80 जो कैंडिडेट्स थे जो बाहर से लाए गए थे वो सबके सब हार गए, ये भी एक आंकड़ा सामने आया था। एक आखिरी छोटा सवाल मैं आपसे ले लूँगा 2 मिनट में। ये जो अब बात कही जा रही है कि ये जो विधायक एमपी टूटने की बात हो गई, क्या शिफ्ट हो सकते हैं? अब क्या माहौल में इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में बन चुका है? नहीं, मन परिवर्तन कुछ तो होगा। देखिए महाराष्ट्र में अभी ये बात तो भूल जाइए कि जो 31 एमपी चुन के आए हैं इंडिया अलायंस के, इनमें से कोई नहीं, NDA इंडिया अलायंस की तरफ बात जाए। नहीं कर रहा हूं मैं, उल्टी बात कह रहा हूं। ये तो बात आप भूल जाइए। दूसरी जो बात है कि जो एमएलएस बचे हैं, खासकर अजित पवार के साथ 42 एमएलएस हैं उनको पकड़ के, या एकनाथ शिंदे जी के साथ 40 एमएलएस हैं उनको पकड़ के, ये जो 80 एमएलएस हैं, आमदार लोग हैं, जी। इनमें से कितने लोग वापस जाएंगे? उद्धव ठाकरे जी की जहां तक की बात है, बहुत इक्का दुक्का वो वापस लेंगे, बाकी किसी को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको गद्दार बोला है, उन्होंने खोके लिए वगैरह है। मुंबई की भाषा में खोका बोला तो 1 करोड़ और पेटी बोला तो 1 लाख। जी तो इस तरह का नैरेटिव उन्होंने लोगों में वो ऑलरेडी दे दिया है, तो उनको तो वो नहीं लेंगे। रही बात शरद पवार जी की, शरद पवार जी की पार्टी ही सूबेदारों की पार्टी रही। जी
इस बार भी हमने देखा कि शरद पवार जी ने 6 जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जी और उसमें से 6 लोग उन्होंने दूसरे पार्टी से लिए थे, जी यानी उनके पास वो नहीं थे, उन्होंने वो खड़े किए। जी तो शरद पवार ये जो 42 एमएलए अजित पवार जी के साथ है, उनमें से कुछ लोगों को ले सकते हैं। मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि फैमिली में से कुछ ऐसा ड्रामा उभर के आए जी कि शरद पवार जी ने अजित पवार जी को माफ करना चाहिए, जी अजित पवार जी को वापस लेना चाहिए, तो ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि अजित पवार जी का पूरा पॉलिटिक्स जो है वो अभी बीजेपी के ऊपर में डिपेंड हो गया है। उनके लिए खुद का कुछ बचा नहीं है, उनकी पार्टी टूट सकती है, इस कगार पे आ चुकी है। जी क्योंकि क्या है, उनके पार्टी के ज्यादातर आमदार लोग हैं, जो एमएलएज हैं, वो शरद पवार जी के नाम के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर चुन के आए हैं। जी अगर कल जाके वो अजित पवार जी के साथ में रहे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में शरद पवार जी ने एक रैली कर दी, तो ये 25-30 हजार का जो घाटा होगा जी वो उनके लिए डिफीट देगा, जी उसमें से उनको कुछ गेन नहीं है। वही अगर वो शरद पवार जी के साथ गए जी तो एक सिंपैथी वोट उनको भी मिलेगा जी और वो खुद आए उधर, ऐसा होगा। और जब सोर्सेस के थ्रू जो बात चल रही है, 10 से 15 जो एग्जिस्टिंग एमएलए आमदार लोग हैं अजित पवार जी के, जी उनके थेट या डायरेक्ट संपर्क में जी शरद पवार है। जैसे कि नीलेश लंके जी को उन्होंने लेके अभी अहमदनगर से एमपी भी चुन के लाया है, जी वैसा जो अजित पवार के 10 से 15 एमएलए ऐसे हैं जिनसे शरद पवार की डायरेक्ट 1-to-1 बात हो रही है। 10 से 12 एमएलए या आमदार ऐसे हैं अजित पवार जी के कि जो बीजेपी के टच में है, जी यानी एक खेमा बीजेपी के पास जा सकता है तो एक खेमा शरद पवार जी के पास वापस जा सकता है, यानी अजित पवार के हाथ में अभी जी क्या है, कुछ नहीं है। ये पूरा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े लूजर कौन होंगे महाराष्ट्र में, तो वो अजित पवार है। जी और सबसे ज्यादा गेन करने वाले कौन है, तो वो शरद पवार है। जी तो इस हिसाब से अगर हम बात करें दो पवार्स की, तो ये वॉर ऑफ पवार्स जो है, इसमें शरद पवार बहुत आगे निकल गए डिस्पाइट उनकी 84 की एज है, जी एंग्री ओल्ड मैन ऑफ ग्रैंड इंडियन पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता जी। है, और उन्होंने वापस वो कमाल कर दिखाया है। अजित पवार जो गए तो बहुत उम्मीद लेके, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई कि कल के एनडीए की मीटिंग में वो नहीं थे, जी और एक उनका एमपी चुन के आया और 2 उनके रिप्रेजेंटेटिव जी। के साथ मीटिंग में थे। ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है। जी, तो ये काफ़ी कुछ संभावनाएं हमें देखने मिल रही है महाराष्ट्र की, और देश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने मिल सकते हैं। आशीष जी, आपने अपने विचार रखे, काफ़ी खुल के आपने विचार रखे और काफ़ी बेबाक तरीके से आपने बताया कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, बीजेपी ने कहाँ पर जो है गलती कर दी, कहाँ पर बीजेपी को सुधारना चाहिए, और कैसे अब जो महाविकास आघाड़ी है उसकी ताकत बढ़ती जा रही है और कैसे शरद पवार का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी कुछ हलचल है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के और बीएमसी जैसी बड़ी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके इलेक्शन है, और ये सभी जो नतीजे हैं इससे लोकसभा चुनाव के, इनका डायरेक्ट असर इन चुनाव में देखने हमें मिल सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होगी। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है, क्या स्थिति बन सकती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को आप लोगों तक शेयर करें। आप अपनी बातें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं।